अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं वो और हादी अली चट्टा साहब, इनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पे बार के नुमाइंदगान भी जाएंगे और सिर्फ इल्ज़ाम इनके ऊपर ये है कि ये तनकीद करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये कमज़ोरों की आवाज़ बनते हैं। मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के जो मज़ालिम हैं ये उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। मज़लूमों की आवाज़ बनने के बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं और वही नुकसान जो है वो हादी अली चट्टा साहब को और ईमान मज़ारी साहिबा को हो रहा है। बड़ी खबर आज की ये है कि इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर आज दोपहर को पहुंचेंगी अडियाला जेल और अडियाला जेल में वो अपने भाई से मिलने की कोशिश करेंगी। इस बारे में उन्होंने स्टेटमेंट पहले ही दे दिया। वो ये कह रही हैं कि वो धरना देंगे और वहाँ से नहीं उठेंगे। जबकि आलिया हमजा साहिबा ने पंजाब के जितने भी अरकान असम्बली हैं, जो मुतल्लिका हैं, वहाँ पे जितने टिकट होल्डर्स हैं, जितने ओहदेदारान हैं और जो वहाँ पे कारकुनान हैं, उन सबको हदायत जारी की है कि दोपहर 2 बजे तमाम लोग अडियाला जेल के बाहर पहुँचें, इमरान खान की बहनों के साथ बैठें और उनकी हिफाजत करें, उनके साथ बैठें, इज़हार यकजहती करें और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात के लिए आवाज़ उठाएं। देखना यह है कि रियासत क्या करती है, आज मुलाकात होने देती है या नहीं होने देती। देखिए, ये मामला अगर इसी तरह फंसा रहेगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आप पाकिस्तान के तमाम मसाइल को जोड़कर देखें, इकट्ठा करके देखें, तो वो कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान साहब के साथ जुड़ जाते हैं। तमाम डेवलपमेंट्स इमरान खान साहब के साथ जाकर जुड़ जाती हैं। आसिम मुनीर साहब के 3 साल मुकम्मल हो गए, उन्होंने एक नई एक्सटेंशन भी ले ली, इस्तिस्ना भी ले लिया। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के तकरीबन 3.5 साल से ज़ायद हो गए हैं, पौने 4 साल इन्हें भी होने वाले हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक। इनसे पाकिस्तान संभाला नहीं गया। इनके तमाम इक़दामात इमरान खान मुखालिफ इक़दामात हैं। इन्होंने जो भी किया इमरान खान को दिमाग में रख के किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, अपना दिल और दिमाग इन्हें बड़ा करना चाहिए और इमरान खान साहब को फेस करने की हिम्मत पैदा करनी चाहिए। देखिए, आप सारों को एक लाठी के साथ नहीं हाँक सकते, कुछ लोग मुख्तलिफ भी होते हैं। क्या हुआ अगर इमरान खान आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरह नहीं निकला? और अगर वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरह का आदमी नहीं है तो आप उसको डिफरेंट आदमी के तौर पे डील कर सकते हैं। अगर वो अपनी ज़ात के लिए डील नहीं कर रहा तो आप पाकिस्तान के लिए उसके साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। और ये बात इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कही है। यानी इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी आपने बयानियाँ बनाए या इक़दाम किए वो सारे के सारे नाकाम हो गए। लिहाजा एक मरतबा कोशिश करें, हिम्मत पैदा करें, इमरान खान साहब को फेस करें, उनका सामना करें और इस मसले का हल निकालें, वरना तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी और ना ही पाकिस्तान की आने वाली नस्लें आपको माफ़ करेंगी। ये मामला नस्लों तक जाएगा। सादी सादी बात है कि पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकती जब तक 2 बड़े मसले रहेंगे। एक मसला पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, एक अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर पाकिस्तानी जा रहे हैं। कोई पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है। नए से नए रिकॉर्ड हर दूसरे दिन चौथे दिन बन रहे हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो खसारे में कौन जा रहा है? पाकिस्तान और एक आम पाकिस्तानी। आपकी तनख्वाहें बड़ी हैं, आपकी मुराद ज़्यादा है और पाकिस्तान आपका बोझ उठा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान बड़ा खुशहाल है और पाकिस्तान ठीक से चल रहा है। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को अपना दिल बड़ा करके और अपना दिमाग खोल कर थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए और इमरान खान साहब से जाकर बात करनी चाहिए। हर आदमी एक ही तरह से डील नहीं होता। आप इंडिया को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, अमेरिका को, बरतानिया को, कनाडा को, हर मुल्क को आप अलग अलग तरीके से डील करते हैं ना। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको आप एक तरह से डील नहीं कर सकते। इमरान खान ही एक वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। उसके बगैर अभी फौरी तौर पर आप ये नहीं कर पाएंगे। बहरहाल देखते हैं आज के दिन में क्या होता है। इमरान खान साहब की बहनें भी जा रही हैं, पार्टी के कारकुन भी जा रहे हैं, कुछ रहनुमा भी जा रहे हैं, तो और अपील भी की गई है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि इमरान खान साहब की बहनों से यकजहती के लिए और उनकी मुलाकात करवाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। वकीलों की लिस्ट भी एक दे दी गई है, देखें मुलाकात होती है या नहीं होती। केसेस इमरान खान साहब के कैसे चलाए जा रहे हैं जरा ये देखें। ये बड़ी ज़बरदस्त एक टाइम लाइन है। साकिब बशीर साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये टाइम लाइन शेयर की है। वो ये बताते हैं, अजीबोगरीब टाइम लाइन है। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बहुत सारे और केसेस भी हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी, और यही इमरान खान साहब के साथ होता है। वो कहते हैं जी कि
कभी ऐसा होता है कि बेंच नहीं होता और कभी ऐसा होता है कि नैब नहीं होता, और अब तो केस ही नहीं लग रहा। 190 मिलियन पाउंड की सज़ा होती है 17 जनवरी को। अप्रैल में एतराज़ात ख़त्म हो जाते हैं, यानी अपील लग जाती है फौरी तौर पे जनवरी में। तो एतराज़ात ख़त्म करके 15 मई के लिए केस लगा देते हैं, और उसके बाद 15 मई को सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस होते हैं। 5 जून को नैब आता है और आके वक़्त मांग लेता है। 11 जून को बेंच ही दस्तयाब नहीं होता। 26 जून को नैब कहता है जी कि हमारा नया प्रोसिक्यूटर आ गया, हमें मज़ीद वक्त दे दें। फिर जनाब ये मामला चला जाता है 26 सितंबर तक, यानी 3 महीने की डेट पड़ जाती है। गर्मियों की छुट्टियां भी मनानी होती है ना जजों ने। तो 26 सितंबर को नैब के प्रोसिक्यूटर कहते हैं जी हमारी सेहत ख़राब है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ रहा। फिर 16 अक्टूबर पे चला जाता है। 16 अक्टूबर को बेंच दस्तयाब नहीं था, बेंच सुप्रीम कोर्ट में एक तकरीब थी, वहाँ चला गया। फिर 4 नवंबर आ जाता है। 4 नवंबर बुशरा बीबी की जल्द समाअत के लिए एक दरखास्त दायर होती है, जो आज 15 दिसंबर तक, और 16 दिसंबर हो गई, ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ केस। अंदाज़ा करें आप। ये है नाज़रीन पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ये कानून और आइन के साथ अदलिया के अंदर इस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है कि जनवरी में जो फैसला हुआ उसकी अभी तक समाअत नहीं हो सकी दोबारा, जो अपील लगाई गई, और बार बार ये भी अपील की गई कि जल्द समाअत की जाए। ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, और यही तरीकाकार है एस्टेब्लिशमेंट का। ऐसे ही वो मैक्सिमम टाइम तक इमरान खान साहब को जेल में रख सकते हैं। तोशाखाना के बारे में आप बात कर देना, इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से केस चल रहा है। एक चलाया, सजा दी, फारग हुआ। दूसरा चला दिया केस तोशाखाना का, इमरान खान को फिक्स करेंगे। अब तोशाखाना का केस इमरान खान के खिलाफ चलाया जा रहा है, लेकिन अदालत के जरिए से इसका रिकॉर्ड मांगा गया कि इसका पूरा रिकॉर्ड लाया जाए, यानी वो रिकॉर्ड जो 1997 से पहले का रिकॉर्ड है वो भी लेकर आए, जब पीपल्स पार्टी और PMLN और उससे पहले ज़िया-उल-हक ये लोग दबा के हुकूमत करते थे, जब ये पूरी दुनिया से तोहफे ले रहे थे पाकिस्तान के लिए। ज़रा वो भी रिकॉर्ड लेकर आओ। तो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि वो रिकॉर्ड 1 साल हो गया मिल नहीं रहा। उस रिकॉर्ड के पीछे लोग भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तमाम दफातर चेक कर लिया, हर चीज चेक कर ली, ना वो रिकॉर्ड कहीं पे मिलता है, ना उसका कोई सबूत मिलता है, ना ये पता चलता है वो लेकर कौन चला गया। और ये 1-1.5 साल के अंदर ये सारी कार्रवाई डाली गई। जब लोग पीछे पड़े ना इस बात के कि यार आप इमरान खान को फिक्स कर रहे हैं एक ऐसे मामले में जहां पे उसने पैसे दिए और पैसे देके तोहफा ले लिया, अब वो उसको फेंके, रखे, बेचे, जो मर्जी करे, ये तो कानून में उसके लिए कोई गुंजाइश है ना, उसने कानूनी गुंजाइश ही इस्तेमाल की। कानूनी हैसियत को देखें तो कोई गैर कानूनी काम उसने नहीं किया। लेकिन जब आप 97 से पहले का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब किस्म के झटके लगेंगे। वो सारा का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। कौन किसको बचा रहा है सब जानते हैं, किस तरीके से इस मुल्क में बंदर बांट की गई है सब जानते हैं। तोहफों के नाम पे बाहर से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में लाई गई और उनके ऊपर ड्यूटी बचाई गई, उनके ऊपर पैसा बचाया गया। इसी दौर के अंदर शरीफ खानदान ने बहुत सारी मिलें लगा ली थी ना, याद होगा आपको, और मनी लॉन्ड्रिंग भी पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़े पैमाने पे हो रही थी। तो फिर अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये रिकॉर्ड कहां गया। पीपल्स पार्टी ने क्या गुल खिलाए, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड गायब हो गया। अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिलता, 1 साल हो गया, कोई सुराग नहीं मिल रहा कि रिकॉर्ड गया किधर। नाज़रीन, हुकूमती वुज़रा बार बार जो है वो एक बात की वार्निंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान में एक मरतबा पे ट्विटर या जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले 1 साल से जायद इसे बंद किया गया था, और पहले इसको बंद करने की वजह यह थी कि पाकिस्तान में जो एक इलेक्टोरल धांधली हुई थी बहुत बड़े पैमाने पर, उस पर एक्स पे बहुत आवाज़ उठ रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान में एक्स को बैन कर दिया, ट्विटर को बैन कर दिया। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बड़ा तगड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसी के ऊपर जमहूरी आवाज़ें अपनी बात करती हैं। तो पाकिस्तान में इनको ना जमहूरियत चाहिए, ना आज़ादी इज़हार राय चाहिए, लिहाजा ये अब ट्विटर के ऊपर बैन लगाने जा रहे हैं वंस अगेन। पहले भी इन्होंने लगाया, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब इन्होंने ट्विटर पे बैन लगाया तो इस बीच में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, पाकिस्तान के वुज़रा हो, पाकिस्तान के दीगर लोग हों, वो सारे इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते रहे इंटरनेशनली अपनी बात पहुंचाने के लिए। यहां से आप अंदाजा करें। अब ये एक मरतबा फिर इसके ऊपर बैन लगाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी दानिश में आने वाले दिनों में ये कोई और कार्रवाई डालने जा रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे इन्हें खदशा है कि इनकी मंजी ठुक जाएगी, या अवाम इनके खिलाफ हो जाएगी, या बहुत बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर एक बहास खड़ा हो जाएगा। तो ये ट्विटर के ऊपर जनाब बैन लगाने जा रहे हैं। कुछ फायरवॉल्स पे ये काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने फायरवॉल्स लगाई हुई हैं,
हमारे चैनल्स को रोका हुआ है, स्पेशली मेरे पे तो ये बहुत मेहरबान है, ये रोकते हैं मेरी बातों को, जो तकरीबात जहाँ पे मैं जाता हूँ उसको भी, जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इसको भी रोकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपना काम कर रहे हैं। अब ये फर्दर कुछ इसके अंदर नई डेवलपमेंट भी ला रहे हैं, चले ये कर लें, जो ये कर सकते हैं ये करें, जो हम कर सकेंगे वो हम करेंगे। नाज़रीन, नून लीग और दीगर कुछ सियासी शख्सियात जिनके ऊपर बड़े एहसानात थे फैज़ हमीद के, वो सारे लोग या तो चुप हैं या फैज़ हमीद के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बहुत सारे सहाफ़ियों को उसने बहुत ओबलाइज किया हो, DGI था, बाकायदा चैनल्स के लाइसेंसेज ले लेकर दे रहा था, चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जिन लोगों पे उसने एहसानात किए आज कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। ये निशान इबरत है मौजूदा DGI के लिए और आर्मी चीफ के लिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि फैज़ हमीद ने जिन लोगों पे बड़े बड़े एहसानात किए वो लोग आज फैज़ हमीद के साथ नहीं खड़े। यही शरीफ खानदान जो है फैज़ हमीद के एहसानों तले दबा हुआ था। बहुत सारे सियासतदान PTI के अंदर हैं वो दबे हुए थे। बहुत सारे देखें जो फैज़ हमीद के साथ वही सियासतदान थे ना जो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात रखते हैं हमेशा से, और वही इमरान खान को फौरी तौर पे छोड़ गए थे रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त। तो वो सारे आज फैज़ हमीद को बुरा भला कह रहे हैं। ये किसी के सगे नहीं होते, ना वो सहाफ़ी, ना वो सियासतदान, ना वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज। ये बात मौजूदा DGI और आर्मी चीफ को अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कल को जब इन पे बुरा वक्त आएगा तो इनके साथ इन लोगों में से कोई भी खड़ा नहीं होगा। आज काजी फायद ईसा निशान इबरत है, खुल के फिर नहीं सकता, दुनिया में कहीं जा नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता, पब्लिक को फेस कर नहीं सकता, लेकिन कोई उसके लिए खड़ा नहीं होता, कोई उसके लिए बात नहीं करता। तो ये निशान इबरत लोग ऐसे बन जाते हैं। नादरीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हसन अजहर हयात साहब, ये एक फैमिली ऐसी है जिसमें बहुत सारे लोग फौज में हैं, फौज में बड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली है। ये रिटायर हो गए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, और इनको अब ये कोर कमांडर भी रहे हैं, इनके भाई भी कोर कमांडर रहे हैं, तो ये एक फौजी टाइप का खानदान है। अब इनको 3 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर लैंड पोर्ट अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब मेरा एक सवाल है कि क्या कोई भी ब्यूरोक्रेट या सरकारी ऑफिसर या कोई और पाकिस्तानी सिविलियन इस काबिल नहीं है कि वो ये ओहदे संभाल सके? क्या बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं? यानी हर बड़े ओहदे के ऊपर जहां पे भी कोई अच्छी पोस्ट निकलती है, जहां पे भी कोई इख्तियारात वाला काम होता है, तो किसी ना किसी रिटायर फौजी को या बाद औक़ात हाजिर सर्विस फौजी को लाकर बिठा दिया जाता है। देखिए, इन्होंने अपनी ड्यूटी कर ली, अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब ये रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें इनको एक बड़ी अच्छी पेंशन भी मिलती है, इनका गुजारा भी बहुत अच्छा हो सकता है, और 60-65 साल की उम्र में ये क्या खिदमत सर अंजाम देंगे? एनर्जेटिक लोगों को आने दें, उन्हें लीड करने दें। 40-45-50 साल का आदमी वो ज़्यादा बेहतर और एनर्जी के साथ काम कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में एक रवायत पड़ गई है, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर रिटायर्ड जर्नलों को नवाजा जाता है और एक के बाद एक ओहदा उन्हें दे दिया जाता है। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ये हो रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर अमजद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े ज़बरदस्त रहनुमा है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबर हैं। उन्होंने कुछ सवालात उठाए DGI-SPR के हवाले से, और ये बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, और लॉजिकल बात ही करनी चाहिए। गालम गलोच से आप अपने नैरेटिव को प्रमोट नहीं कर सकते, उससे आपका बयानिया तबाह हो जाता है। इसलिए गाली देने से, बदतमीजी करने से बहुत बेहतर होता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अप्रिशिएट करती हैं। मरियम नवाज तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स को फॉलो करती हैं जो गंदी गालियां देते हैं। जो लोग गालियां देने में बड़े मशहूर हैं, शरीफ खानदान, उन्हें अपने साथ बिठाना फ़ख्र महसूस करते हैं। मरियम नवाज साहब अभी ये करती हैं, बदकिस्मती है। लेकिन यहाँ जो है वो डॉक्टर अमजद ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां दी, लेकिन हम इन गालियों का जवाब गालियों से नहीं दलाइल से देंगे। मेरा एक सवाल है, क्या एक सरकारी मुलाजिम किसी सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है? उसको ये हक हासिल है, उसने आइन के मुताबिक हलफ लिया हुआ है कि मैं सियासी अमूर में कोई दिलचस्पी नहीं रखूंगा, कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। उनको यह हक किसने दिया कि उसने एक सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गालियां और धमकियां दी? ये डॉक्टर अमजद साहब ने लॉजिकल बात की। और देखें, ये पाकिस्तान में जो है वो इदारे के अंदर भी एक बेचैनी, एक परेशानी तो है कि ये DGI-SPR साहब ने क्या किया। एक्चुअली दे वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिस्पॉन्ड करेगी अग्रेसिवली, और वो भी गालम गलोच
शुरू कर देंगे और मौका मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया महाज खोलने का और बहुत सारी चीज़ों से तवज्जो हटाई जा सकेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा बड़ी समझदारी का सबूत दिया, बड़े ज़ीरक अंदाज में ना सिर्फ रिस्पॉन्ड किया बल्कि चीज़ों को एक्सपोज भी किया। नाज़रीन, यहाँ पे एक और ख़बर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ आयद किया ना, वो था 19%। याद रखिएगा, पहले उन्होंने 29% किया था। ये अमेरिका ने सबके साथ किया, एकदम बढ़ा देता था। डोनाल्ड ट्रंप जब आया, वो कहते हैं कि टैरिफ वर्ड मुझे बहुत पसंद है, इसकी वजह से अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। तो अमेरिका में जा रहे हैं ना, वो अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले आते ही सबके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाया, फिर थोड़ा थोड़ा कम करके उन्हें राज़ी करके कर लिया। अमेरिका के साथ इनकी ट्रेड डील हो रही है वहाँ पे, वो लंबी नेगोशिएशंस में। लेकिन पाकिस्तान पे जब 19% टैरिफ उन्होंने लगाया तो पाकिस्तान ने इसको अपनी कामयाबी करार दे दिया था। गवर्नमेंट कह दीजिए बहुत कामयाबी हो गई हमें। अब हुआ यह है कि सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साफा नामी एक फेडरेशन है, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल का शोबा है ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है अमेरिका में। और पाकिस्तानी हुकूमत ने इस गलत टैरिफ को क्योंकि तस्लीम किया 19% वाले को, तो पाकिस्तान की जो बरामदात है अमेरिका में, इनका शोबा शदीद मुतासिर हुआ है और बरामदात के हुजम में 20 से 30% तक कमी वाक़ई हो गई है। और ये एक इंटरनेशनल स्टडी है। पाकिस्तान के अंदर से जो डाटा है वो हो सकता है इससे ज़्यादा खौफनाक हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी रखने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए इन्होंने ये कड़वा घूंट किया। और उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ताजिर हैं या जो बरामदात करने वाली कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो सारे इसका नतीजा भुगत रहे हैं और इस तकलीफ से दो चार है कि हुकूमत ने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी करने के लिए क्या किया। नाज़रीन, एक और खबर सुनने में आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ बंदोबस्त कर रही है। शायद इसमें सुहेल अफरीदी साहब को अब शिफ्ट किया जाएगा, कुछ दिनों के लिए वो लाहौर जाएंगे, पंजाब जाएंगे। और पंजाब में जो एक फ़िज़ा बनी हुई है गैर सियासी किस्म की, वहाँ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी फ़िज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। बल्कि मुझे एक सोर्स ने बताया कि मुमकिना तौर पे ज़मान पार्क में तैयारी की जा रही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो ज़मान पार्क अगर खुलेगा तो बड़े लंबे अरसे के बाद खुलेगा। अगर सुहेल अफरीदी वहाँ पे जाएंगे और वहाँ एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे तो एक नई गहमा गहमी पंजाब में शुरू होगी, तो एक सियासी फ़िज़ा बनेगी। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करती है। एक और ख़बर है नाज़रीन, ये बड़ी अफसोसनाक है और बड़ी तकलीफ देह है कि डॉन अखबार जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मुंसलिक है और कायद-ए-आज़म इसको बहुत पसंद फरमाते थे, इस पर बड़ा फ़ख्र करते थे, डॉन अखबार के इश्तिहारात एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर बंद कर दिए गए। सरकारी इश्तिहारात उन्हें नहीं मिल रहे थे और अब रियाजुल हक साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया, बताया कि इसके जो प्राइवेट इश्तिहारात हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं। बल्कि एक दबाव डाला जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो इश्तिहार देती हैं डॉन को, उन्हें कहा जा रहा है कि आपके लिए नताइज होंगे, आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आपने भी डॉन अखबार को इश्तिहारात नहीं देने। और इससे ज़्यादा एक अफसोसनाक बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो डॉन अखबार को इश्तिहारात देती थी, जिससे वहाँ काम चलता था, तनख्वाहें जाती थी, अखबार छपता था। देखें डॉन अखबार का प्रॉब्लम क्या है, ये आपके जितने भी एम्बेसीज हैं इस्लामाबाद में, उन सब में डॉन अखबार जाता है। दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, क्या ओपिनियन बनाती है, इसका एक बड़ा ज़रिया जो है वो डॉन अखबार है। डॉन अखबार का इदारिया हुकूमतों के ऊपर हमेशा से तनकीद करता है, वो खुलकर देखते हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने की कोशिश करते हैं। अभी इतना तो नहीं कर पाएंगे, हालात बहुत बुरे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बाकियों से बेहतर हैं। अब उन्हें दबाने की कोशिश की गई, जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उनके इश्तिहारात बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा से भी उनके इश्तिहारात बंद करवाए गए, हुकूमत दे रही थी इश्तिहार, लेकिन मुबैना तौर पे चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को इस्तेमाल किया गया और डॉन के इश्तिहारात वहाँ से भी रोके जा रहे हैं। मेरे ख्याल में शफ़ीउल्लाह जान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के तर्जुमान हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस मामले का नोटिस लें और डॉन अखबार के जो इश्तिहारात हैं वो खोले जाएँ, उनको फैसिलिटेट किया जाए। और मैं वैसे एक सवाल पूछता हूँ कि दुनिया भर में ये हो रहा है कि बहुत सारे जो पुराने अखबारात हैं जो एक वर्सा बन चुके हैं, उन अखबारात को चैरिटी भी दी जाती है। तो क्या पाकिस्तान में डॉन अखबार से ये सिलसिला शुरू नहीं होना चाहिए कि लोग फ़ंड करें अपने पसंदीदा अखबार को जो पाकिस्तान की एक पुरानी रवायत को ज़िंदा रखे हुए? क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप इस पर अपनी राय भी दे सकते हैं।